हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथ मैजिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में कुछ चैप्टर था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि ये नहीं हुआ था। और बाकी सब हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बाद विद्युत धारा से है चाहे नेत्र हो, ये सब सारी जो भी चैप्टर था वो हम लोग पढ़ लिए थे। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया इन वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या 10th लेवल की बात किया जाए तो सभी में ये काम आने वाला है, क्योंकि NCERT लेवल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसके कुछ पॉइंट को, और पॉइंटों को देखने के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगेंगे, ताकि बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके पॉइंट को। चलिए पॉइंट कर रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से तो धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए चुंबक से रिलेटेड है तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो धारा जब भी, धारा की बात कर रहा है कि जब भी धारा होगा तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। अगर इन टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ के अगर इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं आप क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक कंसेप्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप कृपया बुक पढ़िए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेगी, ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। तो चलिए, धारावाही चालक अपने चारों ओर कैसे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम यानी कि मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम। ठीक है, चलिए, तो मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम क्या कहते हैं कि मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, देखिए धारा को कह रहा है कि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा कह रहा है कि धारा की दिशा में और संकेत करता है, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करती हैं। देखिए जब भी एक आप कोई पेन लीजिए और पेन को अपने मुट्ठी में क्या करिए, मुट्ठी में लीजिए, और जो आपका अंगूठा है वो एकदम ऊपर होना चाहिए। ऊपर होगा जैसे, तो मान लेते हैं कि अंगूठा अगर धारा की दिशा में होगा तो बाकी सब अन्य अंगुलियां जो हैं आपके क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, आप लोग अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, इसका कहने का मतलब ये होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे है, ऐसे आप लीजिए सीधा, और यहाँ पर अंगूठा आपका है, अंगूठा ये है धारा की दिशा में, तो बाकी सब अंगुलियाँ देखिए ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गमन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करती है। आगे है कि सीधी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, जिनके केंद्र धारावाही तार पर होते हैं। देखिए सीधी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है वो वृत्ताकार पथ में होते हैं, हमेशा वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, जिनके केंद्र धारावाही तार पर रहते हैं। चलिए विद्युत रोधी, अब आगे देखते हैं। विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जो विद्युत रोधी चालक का तार है उसकी लंबी बेलनाकार कुंडली, एक बेलनाकार कुंडली होता है, उसकी क्या कुंडली को क्या कहते हैं, तो परिनालिका कहते हैं। ठीक है, परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे क्रोड़ कहते हैं। क्रोड़ कहने का मतलब ये है आपका क्रोड़ हो गया, और देखिए ऐसा ही परिनालिका होता है, ऐसा इस तरह से लिपटा हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और जिसमें लिपटा हुआ है, यहाँ पर ये लिपटा हुआ है, इसी को हम लोग क्रोड़ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, यानी कि किसी धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगता है, तो बल लगता है। ठीक है, बल लगता है। आइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को देखते हैं, यानी कि फ्लेमिंग के जो बाएं हस्त नियम है उसको देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम देखेंगे, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताता है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा, देखिए बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक है, यानी कि समकोण बना रहा है। ठीक है, परस्पर समकोण बना रहा है, यानी कि इस स्थिति में हो, ऐसे हो। ठीक है, इस स्थिति में हो तो, तथा तर्जनी क्षेत्र की दिशा में एवं मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा में संकेत करता है। जो अंगूठा आपका हो जाएगा, यहाँ पर अंगूठा हो जाएगा, वो किसकी दिशा में, तो बल की दिशा में संकेत करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होता है कि विद्युत धारा और डायनेमो में क्या अंतर है। देखिए विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वहीं डायनेमो का करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए अगर यांत्रिक से विद्युत की बात की जाए, यहाँ पर यांत्रिक हो गया, ठीक है, यांत्रिक से विद्युत हो गया, ठीक है। अगर यांत्रिक से विद्युत की बात की जाए, यांत्रिक से विद्युत, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो डायनेमो हो जाएगा। लेकिन विद्युत से अगर यांत्रिक की बात की जाए तो यहाँ पर मोटर हो जाएगा। देखिए मोटर का हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक, और डायनेमो का हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा यांत्रिक से विद्युत। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग जो भी कन्फ्यूजन हो रहा था, अब आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षी गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। क्या होता है, तो विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस जो प्रभाव है उसको क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, अब देखते हैं दाएं हस्त नियम यानी कि दक्षिण हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को देख लेते हैं कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। चलिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम यह बताता है कि यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे यानी कि ये अंगूठा हो गया, ठीक है। चलिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोणिक बनाया जाए। वही कंडीशन कर रहा है कि यहाँ पर कंडीशन है कि समकोणिक बना रहा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये आपका उंगली जो भी बन रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और संकेत करेगा, और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में संकेत करता है, यह संकेत करेगी, ठीक है। यानी कि आप लोग मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि जो भी दाहिने हाथ की अंगुलियां हैं और तर्जनी और मध्यमा है, तीन आप लोग जानते हैं कि समकोणिक जब भी बनाएगा तो तर्जनी जो है यानी कि फर्स्ट वाला अंगुली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करें, और अंगूठा गति के, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए यही है कंडीशन, ठीक है। ये अंगूठा आपका हो गया, ये फर्स्ट अंगुली यानी कि तर्जनी हो गया, और ये मध्यमा हो गया, ठीक है। तो ये जो संकेत कर रहा है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो अंगूठा है तो अंगूठा गति की दिशा में, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में की ओर क्या करेगी, संकेत करेगी, और ये जो बच गया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा, ठीक है। ये तर्जनी हो गया जो कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये मध्यमा हो गया जो कि क्या हो गया, मध्यमा किसके ओर, धारा की दिशा में, और अंगूठा जो है वो गति की दिशा में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पीछे पढ़े थे कि विद्युत विद्युत को किस में, तो यांत्रिक में बदलता है, वहीं विद्युत जनित्र या डायनेमो उसको कहते हैं। तो डायनेमो कहाँ, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जो कि पीछे हम लोग चर्चा इसकी कर चुके हैं। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत को, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। विद्युत शक्ति संचरण में ऊर्जा क्षति को कम करने के लिए उच्च विभवांतर का व्यवहार किया, यानी कि विद्युत जो शक्ति है उसके संचरण में ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए विभवांतर का क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि घरेलू परिपथ में उपकरण विधुन्मय है। विधुन्मय तार और उदासीन तार के बीच समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विधुन्मय का मतलब गर्म तार आप कह सकते हैं, ठीक है, गर्म तार आप लोग कह सकते हैं। एक होता है गर्म तार और एक होता है क्या, ठंडा तार, या उदासीन हम लोग कहते हैं कि गर्म ठंडा होता है ना। तो विद्युत परिपथ में हम लोग घरेलू उपयोग में यही दो तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए स्विच तथा फ्यूज, देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो स्विच है या फ्यूज है वो किस तार में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फ्यूज यानी कि स्विच तथा फ्यूज हमेशा विधुन्मय यानी कि लाइव वायर है उसी में लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विद्युत परिपथों की अतिभारण तथा लघु पतन से बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा क्या है, तो ये फ्यूज है। फ्यूज का हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर फ्यूज का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज अगर आएगा, ज़्यादा पावर सप्लाई करेगा तो गलनांक गल जाएगा, ताकि बाकी सब इंस्ट्रूमेंट हैं, मान लेते हैं कि टीवी, कूलर, फ्लो, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको क्षति न पहुँचे, ठीक है। इसीलिए हम लोग घरों में क्या करते हैं, फ्यूज लगाए जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, हम लोग को घर में फ्यूज लगाते हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में अतिभारण तथा लघु पतन से बचाव के लिए क्या लगाया जाता है, तो फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने यानी कि बनाने की कोशिश करें। तो चलिए आइए आप क्वेश्चन को देखिए। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि इसको किससे ज्ञात किया जाता है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका आंसर आप लोग बतलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होगा, तो ये घटेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन करता है। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन करेगा, तो कौन सा सही वर्णन करेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी कि आप लोग हम पीछे भी इसकी चर्चा किए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, उसमें आ गया कि अंगूठा जो है उस किसके ओर संकेत करेगा। तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करेगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो अंगूठा है ये बल की ओर संकेत करता है। किसकी ओर, तो बल की ओर संकेत करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करके समय परिवर्तन हो जाता है, यानी कि समय परिवर्तित हो जाता है, तो किसका होगा, द्रव्यमान होगा, चाल होगा, वेग होगा, संवेग होगा, यानी कि कौन कौन से परिवर्तन हो जाएंगे। तो देखिए चाल में तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसके साथ साथ वेग भी यहाँ पर दिया है, तो चाल और वेग दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों हम कह सकते हैं, ख भी हो जाएगा और इसके साथ साथ ग भी हो जाएगा, यानी कि ख और ग दोनों हो जाएगा। चाल में भी परिवर्तन होगा और वेग में भी परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि अल्फा कण की बात कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो बताना है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जब भी उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाएगा अल्फा कण, तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर बन जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है, आप लोग बताइए, दक्षिण की ओर बनेगा कि पूर्व की ओर कि अधोमुखी कि ऊपरीमुखी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो भी बनेगा वो कैसा बन जाएगा, तो ऊपरीमुखी बन जाएगा, ऊपर की ऊपरीमुखी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे तरह से इसको बना रहे होंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पे निर्भर करती है, ये बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना देखिए, पहला है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना और विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं पीछे में, तो इसको क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र इसी को कहते हैं जेनरेटर, जेनरेटर कहते हैं, यानी कि जनित्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, ये बताना है। तो वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, तो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, यानी कि विद्युत जनित्र वही ना है कि विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में करता है, यानी कि ऊर्जा परिवर्तक का काम कर रहा है। तो इसका
चलिए, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, तो ये ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है। आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा परिवर्तक की तरह इसलिए काम करता है कि विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, वो किस पे आधारित है ये बताना है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए अगला है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, यह है वो अंतर कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा अंतर हुआ, तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। ठीक है, इसमें एसी में कैसे होते हैं, तो सर्पीकार होते हैं, और डीसी में क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक वलय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। यहाँ पर बताना है कि कितने परिभ्रमण के पश्चात क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आधे परिभ्रमण के पश्चात क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान यहाँ पर बताना है क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत अधिक हो जाएगा, निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। घरेलू परिपथ में उपयोग किए जाने वाली विद्युत आपूर्ति, हम लोग जो घरेलू परिपथ में उपयोग करते हैं विद्युत, वो कितना होता है। तो हम लोग का जो घरेलू परिपथ में उपयोग होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हम लोग नॉर्मली सभी को उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक गर्म होते हैं जिसको जीवित बोलते हैं, एक ठंडा होते हैं जिसको उदासीन बोलते हैं, तथा एक होता है अर्ध जो कि भूयोजित है। इन तारों का रंग क्या होता है, तो देखिए इनका रंग होता है, गर्म तार जो होता है उनका रंग जो भी रंग है वो लाल होता है। इसके बाद जो भी ठंडा है उसका काला, और जो भी भूयोजित यानी कि जिसके अर्थ कहते हैं हम लोग, तो उसका हरा होता है, यानी कि लाल, काला और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। देखिए स्विच शुरू में भी पीछे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि जब भी स्विच लगाया जाएगा वो किस तार में लगाया जाएगा, तो स्विच लगाया जाएगा किस तार में, तो गर्म तार में। यहाँ पर गर्म तार में हो जाएगा। स्विच किस तार में लगाएंगे, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि विद्युत फ्यूज के बारे में यही नहीं पढ़े हैं कि लघु पतन और अतिभारण दोनों में फ्यूज लगाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में लगाए जाते हैं। तो लघु पतन और अतिभारण दोनों में रक्षा कर सकता है हम लोग को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज यानी कि विद्युत फ्यूज जो है वो किस पे आधारित है ये बताना है। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जो भी विद्युत फ्यूज होगा उसमें पर धारा के उसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो धारा के उसमें प्रभाव हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज है जो किस में जोड़ा जाएगा, तो विद्युत में तार में जोड़ा जाएगा। आप लोग पीछे भी इसकी चर्चा किए गए हैं, विद्युत में तार में जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन बनने वाला था एनसीईआरटी बुक से वो ऑब्जेक्टिव कर लिए। इसके साथ साथ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान जो होता है उसको भी देख लेते हैं। वो भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव डैश ने सबसे पहले खोज निकाला। किसने, तो किसने पर इसको खोजा था, तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि ऑस्टेड ने खोजा था। ठीक है, ऑस्टेड ने खोजा था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। डैश ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। तो इसका हो जाएगा किसने खोज किया, तो ये खोज किया था फैराडे ने। कौन सा, तो फैराडे ने खोज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस हस्त नियम से होगा? दाएं हस्त नियम होगा कि बाएं हस्त नियम होगा, ये बताना है। तो कि कौन सा नियम होगा? तो ये दाएं यानी कि दक्षिण हस्त नियम इसको कह सकते हैं या दाएं हस्त नियम कह सकते हैं। ठीक है, दाएं हस्त नियम, ठीक है, या दक्षिण हस्त नियम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर दक्षिण भी हस्त नियम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो के बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा किए हैं पीछे भी। तो डायनेमो किसको बदलता है? यानी कि डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, यानी कि यहाँ पर यांत्रिक हो जाएंगे। यहीं अगर मोटर की बात की जाए, विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा वो बदलता है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे कह रहा है कि विधुन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है, ये बताना है। तो विधुन्मय तार का मतलब गर्म तार हो गया, तो किस रंग का होगा? तो ये लाल रंग का होगा। उसी को हम जीवित तार भी कहते हैं, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरण का धातु आवरण, विद्युत उपकरण है उसका धातु आवरण डैश से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तो भूतार से जोड़ा जाता है। भूतार से जोड़े जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भूतार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिभारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है? तो अतिभारण के द्वारा, अतिभारण से सुरक्षा के लिए हम लोग किसका उपयोग किए हैं? तो फ्यूज का उपयोग किए हैं। आप लोग पीछे भी इनकी चर्चा किए गए हैं, वहाँ पर भी आप लोग फ्यूज पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन से ऊर्जा डैश विभवांतर पर भेजी जाती है। डैश विभवांतर पर भेजी जाती है, तो कहाँ? तो उच्च विभवांतर पर भेजी जाती है। उच्च विभवांतर पर भेजी जाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऊंच। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे दिक् परिवर्तक युक्ति जनित डैश धारा उत्पन्न करता है। तो ये कैसा धारा उत्पन्न करेगा? तो दिष्ट करेगा। कैसा करेगा? दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा। दिष्ट का मतलब हो गया एक अल्टरनेटिव एसी होता है और एक होता है डीसी। ठीक है, तो ये कैसा करेगा? दिष्ट करेगा। ठीक है, घरेलू वायरिंग में स्विच, तो घरेलू वायरिंग में स्विच कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो ये गर्म तार में लगाएंगे, यानी कि विधुन्मय तार में लगाए जाते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएंगे विधुन्मय तार। ठीक है, विधुन्मय तार में लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनने वाला था, जो भी ऑब्जेक्टिव बना, इसके बाद रिक्त स्थान भी था, उसको अच्छे तरह से कवर कर लिया। इसके साथ साथ कुछ पॉइंटों को भी हम लोग अच्छे तरह से समझें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। अगर अच्छे तरह से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्त रिश्तेदार सभी के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।